नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री असम को देंगे 18,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स का भी करेंगे उद्घाटन। हिंदी दिवस की गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं। अमित शाह गुजरात में आयोजित 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में होंगे शामिल। नेपाल में सामान्य होने लगे हालात। राष्ट्रपति पौडेल ने सभी पक्षों से आम चुनाव को सफल बनाने का किया आह्वान। लंदन में 1 लाख से ज्यादा एंटी इमिग्रेशन और एंटी नस्लीय प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। ब्रिटिश संसद की ओर किया कूच। कई पुलिसकर्मियों पर हमला। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड। मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोया ने पोलैंड की जूलिया को दी मात। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो संदेश। प्रिय देशवासियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना भारत मूलतः भाषा प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बिहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की विदेशियां, इन सब ने हमारी संस्कृति को जीवन और लोक कल्याणकारी बनाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषाएं एक दूसरे की सहचर बनकर एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही है। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी हुए। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्र प्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूछता है। संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में भी पाए जाते हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपराओं में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है और भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है। गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएं प्रतिरोध की आवाज बनी। आज़ादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में गांव देहातों की भाषाओं को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोक भाषाओं में, लोक कथाओं में, लोक गीतों और लोक नाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बने। जब देश आजाद हुआ तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता
और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और वो भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो, SCO में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। मोदी जी ने आज़ादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के लिए जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क की भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जन भाषा और जन चेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। मित्रों, भाषा सावन की उस बूंद की तरह जो मन के दुख को और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से घड़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी नानी की लोरियों और किस्सों तक भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है। मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा, देसिल बरना सब जन मिठा, अर्थात अपनी भाषा सबसे मधुर होती है। आइए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उनको साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़े। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। तो हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश आप देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके हिंदी दिवस की बधाई दी है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने लिखा है। हिंदी हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे सभी भाषाविदों और हिंदी प्रेमियों का विशेष रूप से अभिनंदन। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके हिंदी दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल भाषा नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और भावनात्मक एकता की सशक्त अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक हिंदी ने देश को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें। हमारा ये संकल्प राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दरांग में 18,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, GNM स्कूल और BSc नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही PM मोदी गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना शहरी गतिशीलता को बढ़ाएगी।
इसके साथ ही पीएम मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने भाजपा नेता प्रमोद स्वामी से खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि नॉर्थ ईस्ट देश की मुख्य धारा में वो भूमिका निभाए जो एक अग्रणी तो हो ही, साथ ही साथ बाकी जगहों के लिए प्रेरणा का कारण भी बने। हमारे साथ इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद स्वामी जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, सर जिस तरीके से यात्रा है और इसमें जो विकास की तमाम आधारशिलाएं और उद्घाटन किए जाएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? यूपीए सरकार की जो पॉलिसी थी वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी। वो देखते थे, एक्शन कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी की दृष्टि से देखा है और उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि नॉर्थ ईस्ट का अगर डेवलपमेंट होगा तो पूरे भारत का डेवलपमेंट होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, उन्होंने जो हमारे जो युवक सशस्त्र संग्राम कर रहे थे, उन लोगों को बातचीत के द्वारा मुख्य धारा में लेकर के आए। जिस तरीके से उद्घाटन है, एक तो नुमालीगढ़ में और दरांग में, इन जगहों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? करीब 18,000 करोड़ रुपए की जो विभिन्न जो परियोजनाएं हैं, उनका वो शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। त्यागी रोड में इसके पहले जो 27,000 करोड़ रुपया लगा करके जो सेमीकंडक्टर का जो प्लांट लगाया गया है, जिसकी आधारशिला रखी गई है, उसमें डेली आपको 48,000 मिलियन चिप्स जो है वो पर डे उसमें उत्पादन होगा। एक समय थे जब यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, जो आसाम से ही रिप्रेजेंट करते थे राज्यसभा में। उन्होंने तो ऑयल रॉयल्टी का पैसा भी आसाम का जो करीब 6,000 करोड़ रुपया था, वो भी उन्होंने रोक दिया था। लेकिन आज पैसे की कोई कमी नहीं है और जो डेवलपमेंट जो है वो जो चौमुखी, जो असम का और नॉर्थ ईस्ट का जो चौमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से सांस्कृतिक पहचान और विचारधाराओं के साथ साथ जो विरासत है उसको भी बढ़ावा देते हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए, विरासत और विकास ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एक राष्ट्र अपनी विरासत को भूल करके वो राष्ट्र अपने गौरवशाली अतीत को भूल करके वो राष्ट्र अपनी गरिमा को हासिल नहीं कर सकता। जिस तरीके से विरासत और विकास को आगे बढ़ाने की जो नीति है और जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अपनाया हुआ है, उसी को यहाँ पर जो नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं और मानते हैं कि उनकी यात्राओं से उन्हें न सिर्फ बल मिलता है बल्कि उन्हें उत्साह भी मिलता है। कैमरामैन योगेश के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नुमालीगढ़ में दुनिया के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नुमालीगढ़ का बांस आधारित एथेनॉल प्लांट दुनिया का पहला ऐसा प्लांट है जो कि प्रतिवर्ष 5 लाख टन बांस से 50,000 टन एथेनॉल बनाएगा। इससे अन्य बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे और ये भारत के पेट्रोकेमिकल ग्रोथ को प्रकट करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम में 12,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री की उत्तर पूर्व के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे इलाके के युवा किसान को फायदा होगा। One is the plant which will make ethanol from bamboos. It's the first plant of its kind in the world. It will process 5 lakh tons of bamboo every year, that is 500,000 tons of bamboo every year, and produce 50,000 tons of ethanol. My understanding is this production has already started. 40 एकड़ में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्लांट से हर साल 5 लाख टन बांस से 50,000 टन एथेनॉल बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असम दौरे के दौरान असम के गोलाघाट के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस आधारित
एथेनॉल प्लांट का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से ये जो 43 एकड़ में करीब 5,000 करोड़ की लागत से ये एथेनॉल प्लांट जो है ये स्थापित किया गया है और विश्व का ये अपनी तरीके का अनूठा एथेनॉल प्लांट है, यानी कि विश्व का पहला एथेनॉल प्लांट है जो कि बांस पर आधारित है। और इस प्लांट के शुरू होने से जो सरकार का एक कोशिश है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, वो पेट्रोल में जिस तरीके से 20% जो है एथेनॉल की मिक्सिंग अभी की जा रही है, उसको ब्लेंडेड किया जा रहा है, उसमें ये काफ़ी सहायक होगा। हमारे से बात करने के लिए जो भास्कर ज्योति फुकन जी हैं, जो कि एमडी हैं इस रिफाइनरी के। सर, किस तरीके से ये प्लांट काम करेगा, क्या खासियत है इसकी? आपको मैं बांस की खासियत बता देता हूँ। वहाँ पे 3 चीज़ें रहता है। एक को बोलते हैं लिग्निन, सेमी सेलुलोज और सेलुलोज। सेलुलोज आगे चल के वो इथानॉल में कन्वर्ट होता है। इसमें 2 मेजर प्रोसेस है। एक इसको हाइड्रोलिक माने एंजाइम देके हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। वहाँ से जो सेलुलोज पोर्शन है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज को ईस्ट द्वारा उसको इथानॉल में कन्वर्ट किया जाता है। कितनी कैपेसिटी का ये प्लांट है और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन होगा, और जो रिफाइनरी है यहाँ पर पहले से, उससे किस तरीके से इंटरलिंक है ये? 300,000 मेट्रिक टन 300 TMT और ड्राई बेम्बो खाएगा। वो आप वेट बेम्बो के हिसाब से देखेंगे तो 500 TMT होता है। तो वो लेके हम 50 TMT ऑफ इथानॉल बनाएंगे, 19 TMT ऑफ फार्फुरिल बनाएंगे, 11 TMT ऑफ एसिटिक एसिड बनाएंगे और 25 मेगावाट ऑफ पावर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो इथानॉल बनेगा पूरा का पूरा ये रिफाइनरी ही ले लेगा, क्योंकि हम लोग का टर्मिनल में ही ये ब्लेंड हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जो नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है, जो कि रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, उसके ठीक बगल में ये प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है और विश्व का अपनी तरीके का ये पहला ऐसा प्लांट है जो कि बांस आधारित जो है इथेनॉल जो है उसका प्रोडक्शन यहाँ पर करेगा। पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पर ये चलेगा और इसके बन जाने से अब जो है जो एथेनॉल है वो यहाँ पर बन सकेगा। और जो बांस यहाँ पर जो कि बहुतायत में पाया जाता है असम में, उस बांस के माध्यम से यहाँ पर एथेनॉल बनने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। और इसके जो लाभ है वो कहीं ना कहीं जो सरकार की कोशिश है कि 20% जो एथेनॉल को जो पेट्रोलियम में मिलाना है, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गेम चेंजर ये होगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन सुनील के साथ अजीत द्विवेदी, नुमालीगढ़, असम। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। पीएम ने डॉक्टर हजारिका की स्मृति में एक सिक्का भी जारी किया। पीएम ने इस अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन किया और कलाकारों को सराहा। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शतवार्षिकी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुवाहाटी में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। असमिया संगीत, साहित्य और संस्कृति में भूपेन दा के महान योगदान को याद किया गया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार बहुत गर्व से भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रही है। उनके गीतों, संदेशों और जीवन यात्रा को घर घर ले जा रही है। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेन दा उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे पूर्वोत्तर के लिए गीत गाए थे। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर हजारिका की स्मृति में सिक्का भी जारी किया। पीएम ने कहा कि भूपेन दा ने जिन आदर्शों को जिया, जो अनुभव किया, वही अपने गीतों में भी गाया। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीते थे। पीएम ने कहा कि देश ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बड़ी अहमियत दी है। ये एक अभियान है जो अनवरत जारी है। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम
दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न देकर पूर्वोत्तर के सपनों और स्वाभिमान का सम्मान किया और पूर्वोत्तर को देश की प्राथमिकता भी बनाया। हमने देश के सबसे लंबे ब्रिजेज में से एक असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया, तो उसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया। पीएम ने कहा कि जो नए भारत का सपना भूपेन दा ने देखा था, अब वो राष्ट्र का सामूहिक संकल्प बन गया है। विकसित भारत के लिए पीएम ने वोकल फॉर लोकल के महत्व को रेखांकित किया, साथ ही सभी से स्वदेशी उत्पाद अपनाने को कहा। असम पहुंचने पर पीएम का अभिनंदन भी बड़ी गर्मजोशी से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुवाहाटी में भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। मंच से उन्होंने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि नया भारत किसी भी हालत में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को देश ने ऐसा जवाब दिया कि भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विद्वानों, भाषा प्रेमियों, शोधार्थियों और राजभाषा हिंदी को व्यापक बनाने में योगदान देने वाले विद्वानों से संवाद भी करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदी को राजभाषा के रूप में और ज्यादा मजबूत करना है। इसके अलावा गृह मंत्री सरदार धाम छात्रावास के फेज 1 और फेज 2 का भी दौरा करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त ये नया परिसर आने वाले चैंपियनों को तराशने और स्वस्थ और सक्रिय भारत के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होने वाली है। देश को खेलों की दुनिया में भी अग्रणी बनाने में ये कॉम्प्लेक्स अहम सिद्ध होगा। और बात करें मौसम की, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि दिल्ली में आज बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। दिल्ली में तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आईएमडी के मुताबिक 15 सितंबर तक ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। आज हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी पंजाब में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में अब हालात सुधरने लगे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के कार्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि नेपाल में संसदीय चुनाव अगले साल 5 मार्च को कराए जाएंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश के संविधान और संसदीय प्रणाली को बचाने की अपील की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सभी पक्षों से अगले साल होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सहयोग करने की अपील की। यह अपील देश के प्रमुख राजनीतिक दलों की निचले सदन को भंग करने की आलोचना के बाद की गई। नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि देश जिस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में संविधान को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति पौडेल ने सभी पक्षों से आगामी चुनावों को सफल बनाने में मदद करने का आह्वान किया। निचले सदन को भंग करना जेनजी प्रदर्शनकारियों की एक प्रमुख मांग थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि संसद के वर्तमान सदस्य भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर सदन को भंग कर दिया गया। वहीं नेपाल के बाद अब लंदन भी विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। सेंट्रल लंदन में 13 सितंबर को ब्रिटेन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। माना यह जा रहा है कि 1 लाख से अधिक लोग लंदन की सड़कों पर यूनाइट द किंगडम रैली के लिए एकजुट हुए। ये प्रदर्शन अप्रवासी विरोधी और इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित किया गया। इसे ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में से एक बताया जा रहा है। ये रैली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति निराशा, खासकर आव्रजन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी। इस रैली में वे लोग भी शामिल हुए जो खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ये रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शनों के साथ शुरू हुई, जिसमें 5000 के करीब लोग शामिल हुए। इस दौरान हिंसक झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को दिन भर काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस पूरे समय प्रदर्शनकारियों को पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने और नो प्रोटेस्ट जोन में जाने से रोकती रही। और बात खेलों की, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने पोलैंड की जूलिया को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले जैस्मिन ने सेमीफाइनल में वेनेजुएला की कैरोलिना अल्कारा को 5-0 से परास्त किया था। और यूएई में खेले जा रहे क्रिकेट एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की। भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज हांगकांग ओपन 2025 के पुरुष युगल के फाइनल में चीन के लियांग बोईकिंग और वांग चांग की जोड़ी से भिड़ेगी।
भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में विश्व के 9वें नंबर की जोड़ी चीनी ताइपे के विंग वेई लिन और चेन चेंग कुआन को सीधे गेम में 21-17, 21-15 के अंतर से हराकर खिताबी दौर में जगह बनाई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में चीन के दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ली शिफेंग से होगा। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन ने ताइवान के चाओ तिएन चेन को 23-21, 22-20 से मात देकर खिताबी दौर में प्रवेश किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।